है ना, है ना डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा इनकी ना ट्रीटमेंट प्लानिंग पे बताइए। हेपेटाइटिस ए और ई कैसे मैनेज होता है? इसके लिए आमतौर पर ऐसी मेडिसिन दी जाती है हम्म। जो हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है उसको ख़त्म कर दें। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप हैं, हेपामर्स टाइप जो हैं वो ए के लिए काफ़ी हैं। इसके लिए एक ख़ास बात यह है कि उसके लिए इस मरीज़ को अगर रेस्ट दिया जाए और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें ये मरीज़, और डाइट पर थोड़ा कंट्रोल रखें, तो उम्मीद ये है कि हेपेटाइटिस ए के लेवल तक तो इसी से ठीक हो जाते हैं, डाइट कंट्रोल से। और ई? और ई ई ज्यादा भी खतरनाक है ई क्या? भी इसी तरह ही, ई भी ए की तरह ई भी जो है वो एक्यूट है और क्रोनिक नहीं है अमूमन। तो ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस हैं ये नॉर्मली ठीक हो जाने चाहिए खुद ही, अगर आप रेस्ट करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डाइट कंट्रोल रखें तो भी ठीक हो जाने चाहिए। तो उसको सिर्फ टॉक्सिकोलॉजी इसको थोड़ी सी ख़त्म करने के लिए, टॉक्सिसिटी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेडिसिन को सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है, इसी से वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हेपेटाइटिस ए और ई के साइन एंड सिम्टम एक जैसे हैं बिल्कुल? तकरीबन मिलते जुलते हैं साइंस वही वॉमिटिंग, डायरिया, जी हाँ, जी फूड पॉइजनिंग, जैसे फूड पॉइजनिंग लगती है वो हाँ, जैसे जी हेपेटाइटिस हाँ, जी निकलता हाँ, है। जी हाँ, होते हैं। अच्छा, इसमें कोई वॉमिट के कलर का भी कोई फर्क होता है? वॉमिट अगर बहुत ज़्यादा वो नहीं हो, तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं सिरोटिक हो जाते हैं वहाँ, तो फिर ऐसी वॉमिटिंग है जो ब्लड वॉमिटिंग होती है फिर तो। अच्छा, ब्लड की वॉमिट ये होते हैं। सिरोटिक होने के बाद वो सब फिर ऐसा होता है कि रप्चर हो जाते हैं, यहाँ से जो वीन्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, खासतौर पर एसोफेगस के करीब जो वीन्स हैं सही। वो रप्चर हो जाती है, इस वजह से उनको फिर ब्लड वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सही। लेकिन नॉर्मली इब्तदाई स्टेज के ऊपर तो वॉमिटिंग है मुख्तलिफ, जैसे खाया पिया वही उसी कलर की उल्टी नॉर्मली होती है, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरा, कैसी जी, हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ पूछना जी, चाह रही मैं हैं? डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी कीजिए। ये डॉक्टर साहब, मेरी कजन है, इनको 15 साल पहले तकरीबन डायग्नोज हुआ था प्रेगनेंसी में कि हेपेटाइटिस बी है। हम्म। तो अब वो बिल्कुल यानी सही है। उस वक्त उन्होंने इंजेक्शन वगैरह इलाज कराया, लेकिन कुकिंग करना सब कुछ है उनका, तो यानी कोई परहेज नहीं करती हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कुकिंग करना, कुकिंग से क्या कुकिंग भी करती है, यानी पूरा घर जाहिर कुक किया हुआ फूड उनका खाता है सब आपने कुछ। तो हेपेटाइटिस बी बताया, सी बताया? जी, बी 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 ना? जी, बी ठीक है, बी ठीक है। और अब उनका पूरा कंप्लीट क्योर हो चुका है? जी हो चुका है उनका। तो ये क्या आप बताइए कि उनको किस तरीके से परहेज करना चाहिए? और 15 साल पहले? जी, 15 साल पहले उनको बेबी में डायग्नोज हुआ था। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, इस बारे में बात करते हैं। चलें, ठीक ओके, है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। डॉक्टर साहब, 15 साल पहले हेपेटाइटिस बी डायग्नोस हुआ, क्योर भी हो गया है, वो सब काम कर सकती है ना? कर सकती हैं, बिल्कुल सही। करना चाहिए उन्हें, थोड़ा बहुत काम तो वैसे ही उनके लिए ज़रूरी हाँ, है, करना भी चाहिए। सेहत गेन करने के लिए ज़रूरी नहीं, है आई कुछ थिंक वो हद इस तक। पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रही थी कि अभी भी वो कोई जर्म्स तो नहीं ट्रांसमिट कर रही है अगर वो नहीं, फिर कैरियर कोई स्टेट ऐसा में बात है? नहीं, वो करें जब वो उनका नेगेटिव हो चुका है सिलसिला और कोई ऐसा मसला नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वो रेगुलर लाइफ के अंदर आ जाएं और नॉर्मली कोई मसला तो नहीं डॉक्टर है। साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि बी और सी क्योर नहीं होते हैं, नहीं, ये आप ऐसा सारी उम्र कैरियर रहते हैं। ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी भी और सी भी क्योर होते हैं और इनके जो है रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, वायरल लोड जो सी है भी वो भी कम्प्लीटली खत्म, क्योर हो सी सकता भी है? कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। बहुत से केसेस ऐसे हैं। अभी पहले जो इंटरफेरॉन थेरेपी दी जाती थी उसमें कोई स्टडीज़ बताती थी कि 23% क्योर होते थे, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि वो उसमें से भी 50% जो है वो रीऑकर हो जाते हैं मर्ज जो है, तो ओके। उसमें असल रेशो जो है काफ़ी कम है। लेकिन फिर उसके साथ रेबोविरान वगैरह शामिल किया गया तो उसका क्योर रेशो थोड़ा बढ़ गया। लेकिन क्योर रेशो बढ़ने से एक थोड़ा सा मसला एक और सामने आया कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए फिर उसमें, तो इस लिहाज से ये कुछ अनसफिशेंट हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट हम अगर देखते हैं कि हम अगर नेचुरल मेडिसिन पे देखते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर अच्छे होने के रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके साथ साइड इफ़ेक्ट जो है वो बड़े महदूद है और ना होने के बराबर है। इसीलिए मैंने जो डाइट्स वगैरह बताई हैं वो इसीलिए बताई हैं कि डाइट्स जो इनिशियल स्टेज पर हैं या जो क्योर हो सकते हैं मेडिसिन के साथ, नेचुरल मेडिसिन के साथ, तो उसे नेचुरल मेडिसिन से होना चाहिए। और नेट स्टडी बता रही है ओवरऑल ये यूरोप में भी और अमेरिका में भी ये फिनोमेना है कि ख़ास तौर पर लिवर के हवाले से नेचुरल मेडिसिन बहुत अच्छा कर रही है काम वहाँ पर।
नेचुरल मेडिसिन मतलब जड़ी बूटियाँ जड़ी बूटियाँ जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसमें एक जड़ी बूटी बड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मिल्क थीसल उसे कहते हैं। ओके वो बड़ा अच्छा काम कर रही है उसके लिए। उसके कंपोनेंट जो उस पर डिपेंड करते हैं वो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और चाइना में भी, जापान में भी और यूरोप में भी मुख्तलिफ जगह से बड़ा काम कर रही हैं, और अच्छी उनके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं उनके। डॉक्टर साहब गन्ने का रस क्या करता है? गन्ने पिलाओ का जी, गन्ने का रस पिलाओ, गन्ने का रस पिलाओ, पी पी के वो बेचारा गन्ने जैसा ही हो जाता है, अजीब सा। गन्ने का रस दरअसल में ये जॉन्डिस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ वो नहीं, हेपेटाइटिस में भी असल में होता ये है कि थैलियाँ गन्ने बनबन का की जा रही होती रस, हैं उसमें ग्लूकोज का लेवल होता है, उसको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो हम जब ग्लूकोज देने के लिए उसे बेहतरीन सोर्स जो है, नेचुरल सोर्स जो है, वो गन्ने का रस है। तो गन्ने का रस अगर दिया जाए तो उसकी कोई भी एनर्जी जूस बहाल हो पिला जाती दे, है। फ्रैक्टोज तो सब में है। कोई भी पिला दे। हाँ। अभी हम जो मेडिसिन देते हैं, लैक्टोलोज वगैरह देते हैं, फ्रक्टोज, जो भी फल ले तो फ्रक्टोज सारे फलों में मौजूद होता है। तो ये सब ग्लूकोज की मुख्तलिफ शेप्स हैं। लेकिन जब हम गन्ने का रस देते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज होता है और एनर्जी उनको देता है। तो इस लिहाज से वो क्योर करता है हेपेटाइटिस के लिए। हेपेटाइटिस फ्रेंडली है, लीवर फ्रेंडली है, लिहाजा वो अच्छा काम करता है। बताया ना कि अगर डाइट कंट्रोल हो जाए, आराम किया जाए बहुत ज़्यादा और ऐसा मसला, तो फिर वो हेपेटाइटिस ए और ई टाइप जो एक्यूट किस्म के हैं वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। सही। तो गन्ने का रस बहुत अच्छा काम गन्ने करता का है रस इसमें। बस लेकिन इस तरह अच्छा काम करता है, ये नहीं कि वो लिवर को क्योर करा है, वैसा कोई नहीं प्रोसेस। पता नहीं। लेकिन एक बात और है, कबूतर का सूप है ना, कबूतर का सूप वो फालिज वगैरह के लिए और लकवे के लिए लिया है, इसके लिए बहुत खतरनाक है। ओए लो, इसके लिए खतरनाक है क्यों? हाँ, इसके लिए क्योंकि उसके अंदर जो है उसकी तासीर के लिहाज से उसमें जो एसिडिटी जो है जिस्म में बढ़ाता है, एसिडिटी जहाँ जिस्म में बढ़ जाए तो वहाँ वायरल लोड जो है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और एक बात यहाँ गन्ने का रस के हवाले से रह न जाए, वो बात करना ज़रूरी है कि गन्ने का रस पीना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उस गन्ने का रस पीने के लिए एनवायरनमेंट जो है अगर वो देखा जाए तो जैसे रेहड़ियाँ और ठेले खड़े होते हैं बनता उनके भी तो ऊपर, यही है। वो अगर सेहतमंद आदमी अगर चला जाए तो वो भी हेपेटाइटिस का मरीज होकर आ जाए वहाँ से। इसलिए गन्ने का रस एज सच कहना आसान है, उसको इन प्रैक्टिकल गन्ने का रस मिलेगा कहाँ से आपको इस हालत में हाँ, कहाँ कि वो आपको मिलेगा? सेहत अता करे। नहीं कहाँ नहीं, सीरियसली मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? नहीं होता आमतौर पर, नहीं आप खुद ही घरों में तो गंडेरियाँ नहीं आप ले खरीदे, सकते। उनको धोया हाँ, करके खाते यही रहे। हो सकता है, है ना, यही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब फिर से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं अफीम बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी यास्मीन साहिबा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। बस मैं वैसी ही हूँ। अच्छा ठीक है, आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रही हैं? जी डॉक्टर साहब से पूछना था। हम्म, जी मैंने टेस्ट करवाए थे, एक तो 2001 में भी करवाई थी, 2004 में भी करवाई थी। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सर्विस एंटीजन के, ठीक है। जी नॉन रिएक्टिव था, लेकिन वो जो है ना 0.71 और कट ऑफ रेट जो है ना इसके 2 आए थे। तो मुझे ये पूछना था कि ये मतलब कि क्या है, मतलब कि मेरे ब्लड में है या एक्टिव हो सकता है, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप ये हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट करा रही हैं, किसी ने कहा है या कोई जी एक्सपोजर आपका डॉक्टर ऐसा ने है? नहीं डॉक्टर ने मुझे बोला था, मैंने वो करवाए थे। और मुझे जो है ना डॉक्टर ने किसी को ब्लड देने से मना किया था। वो मतलब कि कह था कि अगर आप किसी को ब्लड दोगे ना तो वो उसको एक्टिव हो जाएगा। मुझे नहीं है, मतलब कि मेरी ब्लड में है शायद, लेकिन मैं अगर किसी को देती हूँ ना तो वो एक्टिव हो जाएगा। आपको कहाँ से लगता है कि आपका इतना एक्सपोजर है कि आपको यहाँ से लगा है और इस तरह हुआ है? मुझे ये नहीं था, पर मेरी अम्मी को हेपेटाइटिस सी था ना, तो उनकी तो डेथ हो गई है। तो अभी जो है ना मैंने जो टेस्ट करवाया था ना तो उसमें हेपेटाइटिस सी भी जो है ना एंटीबॉडी वो भी नॉन रिएक्टिव सरफेस एंटीजन आया था। जी। तो मुझे ये पूछना था कि आगे चल के मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब कि मेरे लिए कोई एहतियात या कोई इलाज वगैरह जो भी हो। और देखिए अगर आपके नॉन रिएक्टिव सरफेस एंटीजन आ रहे हैं और डॉक्टर ने आपको ब्लड डोनेशन से मना किया है, जी चलें इस पे बात करते हैं, ठीक है? ये भी बताएगा कि आगे चल के प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? ठीक है, यही बात करते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब नॉन रिएक्टिव है सरफेस एंटीजन, तो आई थिंक सबके सरफेस एंटीजन तो होते हैं नॉन रिएक्टिव। ये तो सभी के साथ होता है, हर इंसान के साथ, इजंट इट? इट्स वेरी नॉर्मल। तो इसमें ब्लड डोनेशन मना कर देना क्यों? नहीं, वो कोई और वजह होगी, नॉन रिएक्टिव होने की वजह से नहीं। नॉन रिएक्टिव तो इनके लिए अच्छी सिम्टम है कि ये ठीक है, ये मसला ठीक और है। आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल, हम सभी अगर अब अपना कराएं तो सबके नॉन रिएक्टिव सरफेस एंटीजन आते हैं। लेकिन इनका कोई और टेस्ट ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने मना किया है, और उसके लिए अगर उन्होंने मना किया है तो उसको ठीक है, नहीं देना चाहिए, ब्लड नहीं देना चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसा वजह है जिसकी वजह से उन्हें मना किया गया है
तो उस हवाले से इन्हें एहतियात कर, डाइट में एहतियात करना चाहिए इन्हें, ज़्यादा चर्बीली चीज़ें और ये प्रेगनेंसी में तो जब कुछ है ही नहीं, तो प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बहन, रिलैक्स। एक चीज़ जो और क्लियर करने की जरूरत है कि जैसे हमारी बहन ने कहा कि जो है आगे चल के कोई और चीज़ तो देखिए, एक चीज़ नॉन रिएक्टिव आ गई, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब उसको ये बीमारी या ये इन्फेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो ये आगे चल के तो वो उसके फिर रिस्क वो ये एक्चुअली आगे चल के रिएक्टिव ना हो जाए। हाँ देखिए, ये वाला रिएक्टिव तो नहीं होगा, जो नेगेटिव आ गया वो तो इसका मतलब शी इज नेगेटिव, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई वो दोबारा पॉजिटिव हो सकती है। इन केस फ्यूचर में कोई ऐसा रिस्क है, कोई ऐसा इंजेक्शन यूज्ड, किसी ने सिरिंज लगा दी या कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ है, तो फिर जो है उसके चांसेस हैं, वरना इस रिपोर्ट की बुनियाद पे वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है और वो बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी गुजार सकती हैं, प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। जैसे एक सेहतमंद आदमी किसी भी वक्त गेट कर सकता है कोई वायरस, ऐसे ये भी कर सकते हैं, तो रिस्क हर आदमी के लिए मौजूद है। लेकिन इनके हवाले से ये इसलिए कॉशियस है कि इन्हें जो मना किया गया है, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो इसलिए ज़रा हेजिटेट हो रही है इस सिलसिले में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं जिनको एक दफ़ा जॉन्डिस हो जाए, हेपेटाइटिस ए हो जाए या बी सी हो जाए, वो कभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, इज इट ट्रू? उसे मोहतात रहना चाहिए। नहीं, मोहतात का मतलब तो यही होगा कि नहीं, जॉन्डिस के हवाले से कोई ये नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अच्छा। कि जिसको जॉन्डिस एक बार हो जाए वो ना दे, ऐसा मसला नहीं है। बट अगर वो वायरस उसके अंदर नहीं है, कोई मसला नहीं है। हेपेटाइटिस सी के हवाले से रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, यानी कंप्लीटली बॉडी से नहीं जाता है। जी, ये इसको रिस्ट्रिक्टेड है कि इसको नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, अच्छा हमारे साथ एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राफी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मॉर्निंग में हिना बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी हिना कीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने मिल्क थैसल का नाम लिया। मैं हस्बैंड को 2007 में डायग्नोस हुआ था हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ठीक है, तो हमने यही मिल्क थैसल 180 ग्राम एक्सट्रैक्ट के साथ मैंने उनको अपने हस्बैंड को 3 इयर्स खिलाई। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 इयर्स बाद पता ये चला कि स्प्लीन इनलार्ज हो गई है और पोर्टल वैन इनलार्ज हो गई है। तो हम तो भी शॉक्ड हो गए बिल्कुल एकदम। इनके लिए बाकी एहतियात आपने जो डाइटरी प्रिकॉशंस थे वो सब लिए, मेडिसिन ली? मेडिसिन में हम लोग मिल्क थैसल ले रहे थे ना। मैं सिर्फ मिल्क थैसल ले रहे थे? जी, मिल्क थैसल ले रहे थे सिर्फ। ठीक है, और आप डाइटरी प्रिकॉशंस ले रहे थे? जी, डाइटरी प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी हुई। फिर पता ही जब अदर टेस्ट हुए तो पता चला कि स्प्लीन बढ़ा हुआ है, डाउन हो गए हैं और ब्लड हीमोग्लोबिन भी नीचे आ गई है, INR भी कम हो गया है। बहुत जो डिफिकल्टीज आती हैं वो सारी जो हो गई। अब जो है वो पैगेंडरफ्रॉन लेना शुरू किया है। 3 मंथ्स अभी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी उसमें व्हाइट सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, वही प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन आ रहे हैं। ठीक है, इस सिलसिले में कुछ मशवरा डॉक्टर साहब मुझे देंगे? लेकिन मिल्क थैसल ने कोई काम नहीं किया डॉक्टर साहब, कोई काम नहीं किया। जब तक क्यूट था, लेकिन अब क्रॉनिक में चेंज हो गया है। क्या क्रॉनिक में चेंज हो गया है? हेपेटाइटिस सी की बात करें ना? सी की बात करें। ही वाज जस्ट 37 ईयर ओल्ड। ही इज 37 ईयर ओल्ड? जी। ठीक है ना, इस पे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मिल्क थैसल ने तो कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये क्या कह रही है कि मुझे इनकी पूरी बात समझ नहीं आई। ये कह रही हैं कि 3 साल पहले उनको हेपेटाइटिस से एक्यूट स्टेज में डायग्नोस हुआ था और फिर उन्होंने मिल्क थैसल लिया और डाइटरी प्रिकॉशंस लिए। कोई और मेडिसिन ली थी, सिर्फ मिल्क थैसल लिया था। लेकिन अब 3 साल बाद वापस उन्होंने चेक कराया तो स्प्लीनोमेगाली हुई भी है, सारे एंजाइम्स डिरेंज्ड हैं, सारी रिपोर्ट्स उनकी डिरेंज्ड आ गई हैं, क्रॉनिक चला गया। मिल्क थैसल उन्होंने हो सकता है ठीक नहीं लिया, ये भी हो सकता है कि कम मिकदार में लिया है, सही तरीके से नहीं लिया। 1 ग्राम बता रही हैं वो। 1 ग्राम डेली बेसिस पे लिया है। 1 ग्राम मुनासिब मिकदार इतनी नहीं है 1 ग्राम, लेकिन क्योंकि ये इसमें अगर इसका सेलिमरीन लिया जाए तो वो तो 1 ग्राम के हिसाब से ठीक है, लेकिन मिल्क थैसल अगर लिया है तो वो 1 ग्राम ना काफ़ी है, ज़्यादा उसकी सही नहीं। इसके अलावा मिल्क थैसल लेते हुए अगर बाकी चीज़ें अगर एहतियातें नहीं रखी, अगर इसी तरह फैटी ग़िज़ाएँ खाते रही हैं, मिर्चीले खाने खाते रही हैं, मज़े से बिरयानियाँ और सब कुछ होता रहा, तो फिर ये उम्मीद रखना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सब मेजरमेंट्स आता है। और ख़ाली मिल्क थैसल नहीं, मैंने कुछ जैसे बातें और कुछ बताई हैं। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन हर्ब्स हैं जो हमारे यहाँ आमतौर पर यूज़ होती हैं, वो मको और कासनी, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनको भी अपने उसमें लेना चाहिए साथ, इसके मिल्क थैसल के अलावा इसको भी साथ शामिल करना चाहिए अगर हो सके। ठीक, अच्छा हमारे साथ एक और कॉल है। मैं तो कुछ पूछ ही नहीं पा रही हूँ, डॉक्टर मुबारक साहब से बेचारे कब से ऐसे बैठे हुए। कॉल ले लेते फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मासूम। जी वसीम साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल, मतलब हम ठीक हैं तो कॉल कर रहे हैं ना, आप ठीक हैं तो सामने बैठी हैं।
मैं ठीक हूँ तो सामने बैठी, हाँ ऐसे तो है सही बात है। लॉजिक